वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है गेम्स एट ट्वाइलाइट। इसकी ऑथर है अनीता देसाई। ये शॉर्ट स्टोरी बीए फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश के सिलेबस में है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अनीता देसाई इज एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर बॉर्न ऑन जून 24, 1937 इन मसूरी, इंडिया। She is considered to be one of the leading voices of contemporary Indian literature in English. इनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 मसूरी में, और इन्हें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है इंडियन लिटरेचर जितना भी इंग्लिश में लिखा गया है। Desai has written over a dozen novels including Clear Light of Day, In Custody and Fasting Feasting, and several collections of short stories including Diamond Dust and Games at Twilight. इन्होंने एक दर्जन से भी ज़्यादा उपन्यास नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग, एंड सेवरल कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि डायमंड डस्ट एंड गेम्स एट ट्वाइलाइट, जो कि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। Desai's writing often explores themes of family relationships, cultural clashes, and the conflict between traditional and modern values. इनकी राइटिंग में आपको अक्सर देखने को जो थीम्स मिलती हैं वो होती हैं फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर, कल्चरल क्लैशेस के ऊपर, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़। मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज़ जैसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो बीते हुए समय की वैल्यूज़ हैं, और मॉडर्न वैल्यूज़ जो टाइम के साथ नई वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी इनके बीच में जो क्लैश होता है उसके ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा इनकी राइटिंग में पढ़ने को मिलता है। हर वर्क्स आर नोटेड फॉर द लिरिकल प्रोज एंड शार्प सोशल ऑब्जर्वेशंस। काफ़ी लिरिकल प्रोज में लिखती हैं ये जो अपने स्टोरीज हैं। लिरिकल प्रोज का मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ये सेंसरी इमेजरी यूज़ करती हैं। मतलब जैसे पढ़ने वाले को लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो उसके सेंसेस हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एक काफ़ी अच्छी पिक्चर ये बनाती हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिरिकल प्रोज। एंड शार्प सोशल ऑब्जर्वेशंस, और क्योंकि मैंने बताया इनकी जो थीम्स होती थी, देखिए फैमिली रिलेशनशिप्स, ठीक है, कल्चरल क्लैशेस, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, तो इसी वजह से इनकी स्टोरीज में हमें देखने को मिलता था कि ये जो सोशल ऑब्जर्वेशन यानी जो समाज में जो भी कुछ हो रहा है उसको काफ़ी अच्छे से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ज़्यादा शार्प था। एंड हैव वॉन सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग साहित्य अकादमी अवार्ड एंड द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर फिक्शन। और इन्होंने इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो प्राइज़ हैं वो भी इन्होंने जीते हैं। Desai has taught creative writing at several universities in the United States and is a fellow of the Royal Society of Literature. तो यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ाया भी है। एंड इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, और जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर है उसकी भी ये मेंबर है। शी करेंटली रिसाइड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया एंड कंटिन्यूज टू राइट एंड पब्लिश न्यू वर्क्स ऑफ फिक्शन। और ये आज के टाइम भी करेंटली भी ये यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया दोनों जगह रहती हैं, एंड अभी भी ये जो नए वर्क्स हैं अपने फिक्शन के वो पब्लिश करती हैं, लिखती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट द स्टोरी। इसका एक छोटी सी हम लोग समरी पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल्ड समरी भी पढ़ेंगे बाद में। गेम्स एट ट्वाइलाइट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अनीता देसाई, फर्स्ट पब्लिश इन 1978। तो 1978 में इन्होंने ये स्टोरी जो है ये पब्लिश करी थी। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड रवि हु बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड विद बीइंग द यंगेस्ट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स। ये कहानी है एक यंग लड़के के बारे में जिसका नाम है रवि, और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। किस बात से? कि वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, यंगेस्ट है एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, और उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज़्यादा नहीं है। उसे लगता है उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के बीच में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड डिसाइड्स टू हाइड ड्यूरिंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। और वो इस स्टोरी में हमें आगे पता चलता है कि एक हाइड एंड सीक जो छुपन छुपाई खेलते हैं उस गेम में वो सोचता है, एक डिसीजन लेता है कि वो उसमें छुप जाएगा उस गेम को खेलते हुए। While hiding, he experiences a range of emotions and finally feels the thrill of victory when he thinks he has won the game. अच्छा, छुपन छुपाई जो हाइड एंड सीक का गेम होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है यानी जो छुपा हुआ है वो गेम को जीत गया, तो इसीलिए यही सब इमोशंस उसको फील होते हैं जब वो छुपा होता है वहां पर। ही फील्स द थ्रिल ऑफ विक्ट्री, उसे लगता है कि वो जीत गया, क्योंकि उसे लगता है कि वो गेम को जीत गया, कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाया। ओनली टू रियलाइज, लेकिन उसे क्या बाद में पता चलता है, that the other children had stopped playing and had gone home, leaving him alone in the dark.
लेकिन वो वहाँ बहुत देर तक अकेला छुपा रहता है, उसे लगता है कि वो जीत गया। और बाद में वो देखता है कि जो दूसरे बच्चे हैं जो उसके साथ खेल रहे थे गेम, वो खेलना उन्होंने बंद कर दिया और वापस अपने घर चले गए। इसी वजह से वो वहाँ पर अंधेरे में अकेला रह जाता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ चाइल्डहुड, लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड द सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। तो इसमें जो थीम है वो जो हमारी ऑथर हैं अनीता देसाई, उन्होंने बात करी है चाइल्डहुड के ऊपर, लोनलीनेस के ऊपर, जो अकेलापन कोई भी इंसान महसूस करता है, डिसअपॉइंटमेंट कि किसी को निराशा होती है अलग अलग चीज़ों से लेकर, तो उसको भी इन्होंने एक्सप्लोर करा है। एंड द सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी, और फिर जब इंसान अपने आप की खोज यानी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को किस तरह से खोजता है, उसके बारे में उसके क्या थॉट्स बनते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में जो हमारी ऑथर है उन्होंने इस स्टोरी में बात करी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड समरी। इससे आपके कई सारे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो वो भी आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। द स्टोरी सेट इन इंडिया एंड सेंटर्स अराउंड अ यंग बॉय नेम्ड रवि हु इज़ अबाउट 8 years old। रवि लिव्स विद हिज फैमिली इन अ लार्ज हाउस होल्ड इन अ लार्ज हाउस इन अ मिडिल क्लास नेबरहुड। तो ये इंडिया में कहानी सेट है, और मैंने जैसा बताया कि रवि नाम का एक यंग लड़का है जो कि लगभग 8 साल का है, यानी एक बच्चा ही है। वो अपनी फैमिली के साथ रहता है एक बड़े से घर में, और जिस जगह पे वो रहते हैं एक मिडिल क्लास नेबरहुड है, यानी बहुत ज़्यादा हाई फाई इलाका भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब इलाका भी नहीं है, एक मिडिल क्लास नेबरहुड है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ एक बड़े से घर में रहता है। One afternoon, Ravi's older siblings and their friends gather to play a game of hide and seek in the courtyard of their house। एक दिन वो लोग क्या सोचते हैं कि रवि एंड इसके जो ओल्डर सिबलिंग्स, तो देखिए सिबलिंग्स यानी जो भाई बहन है उसके, सब ओल्डर हैं। तो मैंने बताया कि वो यंगेस्ट भी होता है अपनी फैमिली में, तो इसके जितने भी बड़े भाई बहन हैं वो और जो इसके दोस्त हैं वो इकट्ठा होते हैं और छुपन छुपाई खेलने का फैसला करते हैं कि अपने घर का जो कोर्ट यार्ड है, वहाँ पे जो गार्डन जैसा एक बना होता है घर के बाहर, वहाँ पे ये लोग खेलेंगे छुपन छुपाई। रवि ईगरली आस्क टू जॉइन द गेम बट हिज रिक्वेस्ट इज इग्नोर्ड बाय द ओल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, तो रवि क्या उन लोगों से कहता है, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, कि वो भी मतलब गेम खेलना चाहता है, लेकिन जो वो रिक्वेस्ट करता है, जो जो बड़े बच्चे होते हैं उससे बड़े होते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं इसको। हु कंसिडर हिम टू यंग एंड इनसिग्निफिकेंट टू प्ले विद देम। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, यंग है और इनसिग्निफिकेंट, यानी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके साथ खेलने के लिए, तो इस वजह से वो उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। इससे देखिए क्या होता है, फीलिंग लेफ्ट आउट एंड अनइम्पॉर्टेंट, रवि डिसाइड्स टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस एंड हाइड इन अ शेड एट द एज ऑफ द गार्डन। तो इसकी वजह से उसे लगता है कि वो लेफ्ट आउट, यानी कि लोगों ने उसे छोड़ दिया, और अनइम्पॉर्टेंट यानी लगता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वहाँ पर। तो वो सोचता है कि वो चुपके से घर के बाहर चला जाता है और कहाँ पर एक शेड में छुप जाएगा, जैसे गार्डन के साइड में जो एक पेड़ पौधे लगे होंगे, शेड बनी होगी वहाँ पर, तो उसमें ये छुप जाएगा। ही होप्स दैट बाय स्टेइंग हिडन ही विल बी एबल टू अवॉइड द taunts and teasing of the older children and finally we able to experience the thrill of victory। तो वो वहाँ पर छुपता है ये सोचकर कि जो दूसरे लोग हैं जो कि उसको हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं, ठीक है, छेड़ते रहते हैं, टीज करते हैं उसको, तो उन सब से वो बच जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, उसे ऐसा महसूस होगा कि वो जीत गया है, एक छुपन छुपाई के गेम में वो जीत गया है, क्योंकि कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। As Ravi waits in the shed, he becomes increasingly excited and anxious, imagining the moment when he will be discovered and hailed as the winner of the game। तो देखिए वो वहां पर छुपा हुआ है, वो क्या सोच रहा है कि वो जीत रहा है क्योंकि कोई उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा। ठीक है, और वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि लोग उसे मतलब ढूंढेंगे, जब और ढूंढेंगे मतलब जब वो निकल के आएगा शेड से, तो उस टाइम ही विल बी हेल्ड एज द विनर, और वो एक तरह से विजेता घोषित कर दिया जाएगा उस गेम का। However, as time passes, Ravi begins to feel bored and uncomfortable। पर जैसे ही टाइम धीरे धीरे पास हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोरियत हो रही थी, अनकंफर्टेबल यानी असहज महसूस हो रहा था। He realizes that he has been forgotten by the older children who have stopped playing the game and gone home। यानी उसे ये बात रियलाइज होती है कि जो दूसरे लोग बच्चे खेल रहे थे वो उसे भूल गए हैं और वो गेम खेलना बंद कर चुके हैं, अपने अपने घर सब लोग चले गए हैं। As the sun sets and darkness falls, Ravi grows increasingly afraid and lonely and starts to cry। और वो वहीं पर छुपा रहता है उस शेड में, और जो सन है वो भी सेट हो जाता है, डार्कनेस यानी अंधेरा होने लगता है। तो रवि जो है वहाँ पर काफ़ी अकेला और मतलब डर जाता है, एंड स्टार्ट्स टू क्राई, और रोना भी शुरू कर देता है। He finally emerges from the shed only to find that his family and their friends have already gone inside the house and are having tea।
और फाइनली जब बहुत देर हो जाती है तो वो शेड से निकल कर आता है, सिर्फ ये बात जानने के लिए कि जो उसके फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो घर के अंदर जा चुके हैं और आराम से वो लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। Ravi's disappointment and sense of failure are compounded by the fact that his siblings and their friends do not even notice his absence or his tears. और जो पहले से ही इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था वो, ठीक है, वो अपने आप को मानता था कि लोग उसको जब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से फेलियर महसूस करता था। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि जो उसके फ्रेंड्स थे या फिर जो उसके बड़े भाई बहन थे वो उसका एब्सेंस भी नोटिस नहीं कर रहे। मतलब जब वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था तो उस चीज़ को उन्होंने भी नोटिस नहीं करा, या फिर जो वो रो रहा है तो उसके आंसुओं को भी वो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि उसको काफ़ी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट उसके जो दोस्त हैं, उसके भाई बहन हैं, वो समझते थे। ही फील्स कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट एंड रियलाइजेज दैट इज डिजायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय अदर्स इज फ्यूटाइल। और देखिए वो इस एज में है, 8 साल का बच्चा है, तो वो क्या चाहता है कि दूसरे लोग उसको रिकॉग्नाइज करें और उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन वो जितनी भी इस तरह की उसकी डिज़ायर्स थी वो उसे समझ में आ जाता है कि फ्यूटाइल हैं, कि मतलब इनका कोई उसको फल नहीं मिलेगा। The story ends with Ravi feeling lost and disillusioned as he watches the other children continue to play inside the house without him. और इसी तरह से जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। रवि जो है अपने आप में और ज़्यादा खोया हुआ, डिसल्यूजन, यानी उसने जो सोचा था कि उसके भाई बहन, उसके दोस्त उसका ध्यान रखेंगे, उसे अपने साथ में खिलाएंगे, तो वो इस चीज़ को समझ जाता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। एज ही वॉचेस अदर चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले, और वो देखता है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो घर के अंदर भी खेल रहे हैं विदाउट हिम, बिना उसको इनवाइट करें। Overall, Games at Twilight is a poignant and powerful portrayal of childhood loneliness and the search for personal identity. तो इस शॉर्ट स्टोरी में जो ऑथर है उन्होंने किस चीज़ को पोर्ट्रे करा है? चाइल्डहुड लोनलीनेस, यानी जो बच्चे अपने बचपने में काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, जैसे इस स्टोरी में रवि, एंड द सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी, और वो इसी बात से अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको डाउट करते हैं कि लोग हमें इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश किस तरह से करते हैं। Through Ravi's experiences, Desai highlights the complexities and challenges of growing up and the importance of finding one's own path in life, even in the face of rejection and disappointment. तो रवि की कहानी से जो हमारी ऑथर है अनीता देसाई, वो किस चीज़ पर प्रकाश डालना चाह रही हैं कि जब आप बड़े होते हैं तो हमें कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़, कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और इसी वजह से हर एक इंसान को लाइफ में अपना खुद का रास्ता ढूंढना वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन इन द फेस ऑफ रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। भले ही दूसरे लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हो, आपको नकार रहे हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर डिसअपॉइंट हो जाएं, लेकिन तब भी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको अपना खुद का पाथ, खुद का रास्ता अपनी लाइफ में ढूंढना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी जो समरी थी, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया, जिससे कि आप लोग आराम से अगर लॉन्ग आंसर आता है तो इसकी हेल्प से, देखिए ये कोई लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा एकदम से। अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं पॉइंट वाइज और हेडिंग डाल के, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ऑप्शंस आ जाते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रवि, ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ रवि, इस तरह का क्वेश्चन बनता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो अगर इस तरह का आंसर आप कोई सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उन्हीं आंसर्स का अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लिए आंसर्स को भी प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे डिटेल में नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने आपको एक डिटेल्ड समरी बता दी। और ट्राई करिए कि जो भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर का, तो उसको लिख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि एग्जाम में आप काफ़ी ईजिली अच्छी तरह से लिख पाएँ आंसर। और कोई ऐसा क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन है स्टोरी से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका भी अलग से एक सोल्यूशन या फिर वीडियो आपको बना दूंगा, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।